हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी क्या है बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे भैया आपको सीटेट की एकदम ज़बरदस्त बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। ये आपका देख रहे हैं टॉपिक वाइज हम पढ़ने वाले हैं। आपको हमने पहले क्या दिया, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, जितना आपका सिलेबस था हमने पहले सिलेबस लिखवाया अपने हिसाब से, और मैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आज टॉपिक पढ़िए, कल फिर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। 2021, 22, 23 जितना भी ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन में हुआ है, अगर हूबहू क्वेश्चन ऐसा ना मिले तो फिर आप कहिएगा। थोड़ा भी हम फालतू चीज़ पढ़ने वाले नहीं है, थ्योरी में पूरा टोटल पढ़ाऊंगा आपको लास्ट में, लेकिन मैं जाके बताऊंगा आपको 4 लाइन 6 लाइन, बस वही 4-6 लाइन आपको याद करना है और उसी 4 और 6 लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आ रहा है। थ्योरी में टोटल पढ़ाऊंगा कि थ्योरी में क्या कीजिए कैसे है सब पढ़ाऊंगा, लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं। मैं ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, नोट्स भी आपको जो मिलेगा, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड में कराऊंगा उसमें भी ज़्यादा लिखा होगा नहीं भैया, आपको बार बार सुनने की ज़रूरत है तो सुनने की कोशिश करिएगा। जो डिफिनेशन ना समझ में आएगी नहीं सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो उसको मैं क्या है पूरा डीप तक उसको मैं लिखवा के भी आपको दे दूंगा, लेकिन मैं समझेंगे हमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए भैया हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप थंबनेल देख रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ने वाले हैं, विकास और वृद्धि। आज हमारा टॉपिक फर्स्ट है, हम देखेंगे थ्योरी, और यहाँ से भैया आपका हर बार 2 नंबर क्वेश्चन आता है। यहाँ से हर बार आपका यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आता है। मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, देखिए किस किस साल में कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे हम, कुछ अपने से एक भी मैं क्वेश्चन अपने से तैयार करके नहीं लाऊंगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। जो आप अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए परेशान होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखिए ना, टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चन करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में स्टोर होंगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हो भैया हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा कहाँ पे है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि हम देखने वाले हैं। ये हमारा क्या है, विकास और वृद्धि। देखिए ये आपका विकास और वृद्धि का टोटल क्वेश्चन है, ये पूछा गया जो मैं टॉपिक आज पढ़ाना हूँ, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी, सब आपको बताएंगे। तो अभी टॉपिक पे ना जाके अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं अपने थ्योरी पे, कि थ्योरी हमारा क्या है, थ्योरी के पढ़ने के बाद हम आएंगे टॉपिक पे। ये आपका सामाजिकरण है, ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, सब आपको एक तरफ करके पढ़ाया जाएगा। ये आपका पैडागोजी सेक्शन है, शिक्षण, जो आपका चलेगा एक तरफ से। ये भी आपका शिक्षण वाला टॉपिक है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है आज हमको तो पढ़ना है विकास और वृद्धि। क्या पढ़ना है, विकास और वृद्धि। तो यहाँ से हम ले लेते हैं विकास और वृद्धि, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से हमारा विकास और वृद्धि स्टार्ट होता है, और एक एक करके हम देखना क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एकदम कान खोल के भैया एकदम ध्यान से बस सुनते जाइए, जितना सुनेंगे उतना समझ में आएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा इसमें ज़्यादा लिखा उखा मिलेगा नहीं आपको बस समझना है और अच्छे से क्या करना है, सुनना है, और वही आपके एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा पहला क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, वृद्धि और विकास। अब वृद्धि होता क्या भैया, देखो टॉपिक पे आएंगे। वृद्धि क्या होता है कि जब जो चीज़ें मूर्त होती हैं, जिसको अपने आंखों से हम देख सकते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होती हैं, मतलब किसी व्यक्ति में, किसी जीव या जंतु में, किसी को ले लीजिए, दुनिया में जितने भी सारे जीव जंतु हैं, किसी जीव जंतु या व्यक्ति में, तो हम यहाँ विकास बाल विकास पढ़ रहे हैं। तो जब बच्चे का बाहर से देखने के बाद, बाहर से अपने आँखों को जिसको हम देख सकते हैं, जब अपने आँखों से हम देखते तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, आप केमिस्ट्री पढ़े हैं। तो जब देखने के बाद, वृद्धि किसे कहते हैं, देखने के बाद जब ये पता चले कि लड़का क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, और क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, क्या हो रहा है, लंबा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया, आज 5 किलो का था, कल भैया 10 किलो का हो गया, बाद में 25 किलो का हो गया। तो जिसको हम माप तोड़ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति में
आपका क्या होगा, उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई इत्यादि में अगर आपको लगेगा बढ़ोतरी हो रही है तो उसी को हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। किसी भी, एक बार फिर सुनिए, कोई भी आदमी हो, चाहे गर्ल्स बॉयज, कोई भी, किसी भी पर्सन में, किसी भी व्यक्ति में जो बाह्य परिवर्तन होते हैं तो बाहर से ही पता चलता है भैया ना कि लड़का मोटा हो गया, पतला हो गया, दुबला हो गया। तो जो बाह्य परिवर्तन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे वृद्धि। जिसको देखिए, जब किसी क्या करना है, जब किसी व्यक्ति में देखिए वृद्धि हमेशा क्या होता है, शारीरिक होता है। जैसे मोटापा, मतलब जब मोटाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, शरीर का क्या बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, मतलब छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, मतलब ये सब हमारे किस में आते हैं, आपकी ये सब आपके किस में आएंगे, वृद्धि में आएंगे। देखिए पतला, मोटा, बड़ा, भार में, वजन में इत्यादि में अगर क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम कहेंगे वृद्धि। आप क्लियर हो गया होगा कि शरीर के आकार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, मोटाई का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, सब किसके अंतर्गत आएगा, हमारा वृद्धि के अंतर्गत आएगा, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब अगला हमारा होने वाला है क्या भैया, विकास। विकास भी ऐसा होता है ना कि बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा। किसी व्यक्ति के काम करने के तौर तरीके में जब चेंजेस आ रहे हैं, काम करने के तौर तरीके में चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब आप समझिए उसके अंदर विकास हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि वृद्धि बाह्य होती है लेकिन विकास आंतरिक होता है, आपके अंदर होता है। वो आप कैसे पता चलेगा आपके अंदर विकास हो रहा है, आपको तब पता चलेगा जब आप कोई काम कर रहे हैं कि पहले की अपेक्षा आपने दोबारा उस काम को बेहतर तरीके से किया, तो समझिए आपके अंदर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो विकास शारीरिक भी होता है, मतलब विकास आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है, दोनों होता है। इसको हम कहते हैं मात्रात्मक, इसको माप तोल सकते हैं, वृद्धि को माप तोल सकते हैं, इसलिए इसे मात्रात्मक कहते हैं, और इसको माप तोल नहीं सकते, इसलिए मात्रात्मक के साथ साथ इसे गुणात्मक भी कहते हैं। विकास एक क्रमिक परिवर्तन है। विकास भी एक बैग नहीं होता है, विकास एक बैग नहीं होता है, विकास क्रमिक परिवर्तन है। धीरे 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 क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा आपका। पहले बच्चा क्या किया, पहले जमीन पर लेट के चलना स्टार्ट किया, फिर क्या किया, बैठना स्टार्ट किया, फिर खड़े होकर चलना स्टार्ट किया। तो मतलब ये हो गया शारीरिक विकास हो रहा है। तो कोई भी काम अगर हम करते हैं, पहले हम क्या राइटिंग लिखते हैं तो राइटिंग सही से लिख पाते हैं, फिर धीरे 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 हमारी राइटिंग क्या होती है, सुधर जाती है। तो किस में आ जाएगा, आपका विकास में आएगा। देखिए ये एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, मतलब आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। फलस्वरूप व्यक्ति, अच्छा आपके अंदर विकास हो रहा है तो मतलब आप नई नई चीज़ों को बनाने, बिगाड़ने का तो सब जानते हैं, लेकिन नई नई चीज़ों को बनाने की योग्यता आपके अंदर विकसित होगी। आज कुछ और बना रहे हैं, अगर आज साइकिल का पंचर बना रहे हैं, फिर कल क्या करेंगे भैया, बाइक का पंचर बनाना सीख जाएंगे। तो आपके अंदर विकास हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, बस आपका क्षेत्र अलग है। तो कोई भी काम हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड करके फिर और कोई काम आगे आ गया तो उसको हम करते जाते हैं, तो हमारे अंदर वो क्या कहलाता है, विकास। किसी काम को पहले से बेहतर कर पाना परिपक्वता कहलाता है, और परिपक्वता आपके अंदर तब आती है जब किसी काम को बार बार करते हैं तो आपके अंदर एक अनुभव आता है, ठीक है, वही अनुभव आपकी परिपक्वता में बदल जाती है। इसने कहा कि विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, मतलब ये विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है, मतलब जुड़ा हुआ है। आप अगर आज बाइक चलाना जान रहे हैं तो कल आप पहले साइकिल जरूर चलाए होंगे। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है तो डायरेक्ट अगर बाइक चलाना जानते हैं, अगर चलाना सीखेंगे तो भैया आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको साइकिल चलाने आ रहा है तो आप 100% बाइक चलाना आसानी से सीख जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है नवीन योग्यताएं विकसित एवं विशेषताएं हासिल करता है, यह शरीर के साथ साथ मानसिक भी होता है। ये क्या होता है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होता है, ये केवल शारीरिक होता है, ये शारीरिक के साथ साथ क्या होता है, और देखिए यहाँ पे ये शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक होता है। शरीर का बढ़ना शारीरिक हो गया, मानसिक और ये बौद्धिक दोनों एक ही समझिएगा। मानसिक और बौद्धिक शब्द बस अलग अलग हैं। मानसिक मतलब अपने दिमाग, मतलब तर्क वितर्क करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ रही है,
तर्क वितर्क करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका मानसिक विकास हो रहा है। कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, बौद्धिक पक्ष जो है, सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता आपके अंदर क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, मतलब बढ़ रही है। अब होता है संवेगात्मक। आप कहेंगे भैया ये कहाँ से आ गया इसमें, ये है सर संवेगात्मक का मतलब होता है जो मैकडूगल का 14वां सिद्धांत दिया गया ना, यही वो संवेग है। जोश, जुनून, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सब किसके अंदर आते हैं, संवेग के अंदर आते हैं। तो इसमें भी आप परिपक्व होते रहते हैं कि भैया के करे सामने कितनी रोवे किया और कितना नहीं। अब पता चला आपका शादी ब्याह हुआ है, अब क्या है, शादी ब्याह हुआ है, आदमी के सामने तू रात दिन गावत हो कि हमकी आयल याद आयल तो कोनो फर्क पड़े वाला ना। तो अब जान रहे हैं कि अगर आदमी ना लियावत है तो जो ससुर है चाहे देवर है, वो नहने के तनी से तेल पानी लगावा, तनी से अगर गईबू तनी से हंसबू तो तना पे तुम्हारा का भैया काम हो जाए। तो इसीलिए आपको संवेग का पता होना चाहिए कि कब किसके सामने कितना हंसना है। अगर भैया कहीं पार्टी वार्टी में है, आपकी शादी उदी नहीं हुई, मान लीजिए अगर पार्टी में आप गर्ल्स हैं तो कहीं पार्टी में है, एकदम बराती में एकदम धुआं धुआं एकदम मचोले हुआ, कहीं से भाई अगर रिकॉर्डिंग कर तो तुरंत भैया बाहर निकला, नहीं तो देखी तो बाद में संवेग क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये संवेग का मतलब होता है जोश, जुनून, क्रोध, घृणा, इससे सबको हम ले लेते हैं। आप अपने क्रोध पे कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं और किस मात्रा में आप किसके सामने गुस्सा होना है। अगर आपके पिताजी तो आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, तो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए अपने संवेग को। ये नहीं कि हम दोस्तों के साथ एकदम जोश, जुनून, क्रोध में चल रहे हैं तो बाबू के सामने भैया ही ना चले। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ अपने संवेग को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जिस दिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गए, अपने दुखों को कंट्रोल करना सीख गए, अपने ज्ञानेंद्रियों पर अपना क्या है कंट्रोलिंग पावर आपका हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, संवेगात्मक विकास। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको इसमें। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, यहीं से क्वेश्चन आपका बहुत सारा मिल जाता है। इन दोनों में अंतर देखिए, ये कह रहा है कुछ समय बाद रुक जाती है। मतलब आपको अच्छी तरह पता है कि लड़का अभी 16 साल 18 साल का हो गया, 20-22 साल का अगर आप हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, मतलब शरीर का विकास नहीं होगा। जितनी आपकी हाइट होनी है वो हाइट क्या होगी, कुछ समय बाद जाए क्या हो जाती है, रुक जाती है। सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जाते क्या क्या आपकी हाइट रुक जाएगी। और ये भैया आजीवन चलता रहता है। ये क्या है, आजीवन चलता रहता है। जब आदमी जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब तक वो नहीं मरता है तब तक विकास निरंतर चलता रहता है। ये कह रहा है मूर्त होती है। अब मूर्त होती है तभी ना हम पकड़ के छू के पता कर लेते भैया मोटा है कि पतला है कि लंबा है कि छोटा है। और ये क्या होती है, अमूर्त होती है। हम सोचते थे कि सामने वाला क्या सोचा था, इसमें दिमाग अपना भिड़ाया जा रहा है कि वो क्या सोच रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, हमको पता ही नहीं है। तो इसको कहेंगे कि भैया क्या है, ये अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके कार्य करने के तौर तरीके में, उसके बोल चाल के भाषा में, उसके पहनावे ओढ़ावे में, उसके रहन सहन में हमको लक्षण कहीं ना कहीं हिंट मिल जाता है कि पहले से अब बेहतर ये हो रहा है, तो मतलब इसके अंदर विकास हो रहा है। कहीं शादी ब्याह होता है तो कोई स्लीपर पहन के हमेशा रे छोड़ा घर में कहीं ला, कोई दिक्कत ना, तो चले जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन जब उसको लगता है कि नहीं सभी लोग पहन ओढ़ के अच्छे से आ रहे हैं, तो उसके पास क्या होगा, तब वो भी क्या है शूज पहन के अपना जो भी कपड़ा है अच्छा साफ सुथरा पहन के वहाँ जाने लगता है। तो मतलब उसके अंदर अब विकास हो रहा है। ये चीज़ें हैं, मतलब पहले से बेहतर करने की क्या करेगा, वो कोशिश करेगा। ये कह रहा सिर्फ शारीरिक होती है, अभी हमने बताया अत्यंत व्यापक होती है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, सब में मतलब चारों तरफ ये फैली होती हैं। ठीक है, ये व्यापक होती है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, इसका दायरा क्या है, बहुत बड़ा है। और ये क्या है, मात्रात्मक होता है, जिसको हम भैया तरजुई किलो से तौल सकेला कि लड़का का किलो हो गल। हम लोग जिम में जाते हैं तो आप लोग जाके क्या है 4 दिन 10 दिन 15 दिन डंबल उठेबा कि ना, तुरंत पहले वेट पर खड़े हमारा वजन बढ़ल कि ना, घटत की बढ़त है, जाके तुरंत चेक करेंगे। और फीमेल में क्या होता है, वो 4 दिन योगा कर लिए तो फिर वो लोग भी जाके क्या तौलते हैं कि हमारा 2 किलो कम भयल कि ना, 1.5 किलो कम भयल कि ना। तो उसमें क्या होता है, ये मात्रात्मक होती हैं। आप हाइट भी नापते हैं कि लड़का हमारा 5 साल का हो या 10 साल का फीट के भयल, अपने बाबू के बराबर भल कि ना 5 फीट 4 इंच 6 फीट का भयल कि ना, तो हाइट नापने लगते तो ये क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ये क्या होता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है पहले। अब ये करें, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती, शरीर की दिशा निश्चित नहीं होती है। ये हाथ भी बढ़ता है, इधर से पैर भी बढ़ता है, इधर से बाल भी बढ़ता है, शरीर का मोटापा भी बढ़ता है, साथ में हाइट भी बढ़ती है। तो ये फिक्स नहीं होता है कि आप किधर आपका अंग बढ़ रहा है। इसमें क्या होती है, इसकी दिशा क्या होती है, निश्चित होती है, और क्रम भी इसका निश्चित होता है। इसकी दिशा भी निश्चित होती है और इसका क्रम भी निश्चित
होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आप भैया सीटेट तैयारी कर रहे हैं ना, हाँ, तो आपको पता होगा कि पहले आप पढ़े होंगे 1 2 3 4 आए होंगे, 5 में आए होंगे, 10 में, फिर 11 12, फिर इसके बाद आप लिए होंगे बीएड में चाहे बीटीसी में एडमिशन, तो आप इस समय कर रहे हैं सीटेट, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप सुपर टेट। अच्छा ये बताइए सीटेट पास करके क्या आप इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे भैया। सीटेट पास करेंगे तो आपको टीचर ही बनना है, आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो इसीलिए कहते हैं भैया कि दिशा निश्चित होती है और क्रम भी इसका क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। हमने भी बताया कि बाहर से हमको दिखाई देता है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। और ये भैया आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। कुछ तो के बहरोस लौकी को एटीट्यूड कैसन है, कुछ तो उसके अंदर है, वो आपको दिखेगा नहीं। तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। इसका मापन कर सकते हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा मापन आप कर नहीं सकते। इसका मापन करने के लिए आपको बुद्धि परीक्षण करना पड़ेगा। और बुद्धि परीक्षण में बहुत चीज़ें होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे बादल में हम देखते हैं, किसी को नमक दिखाई देता है बादल में, तो किसी को क्या है, अपना घर दिखाई देता है, तो किसी को कोनो भगवान दिखाई देते हैं, किसी को कोई दानव दिखाई देते हैं। तो सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है, और उसी नजरिए को हम नोट करते हैं तो हम कहते हैं कि किस चीज़ में बिलीव करता है। अभी 4 लोग को अलग अलग दिखाया जाएगा कि बताइए आपको कौन से भगवान लग रहे हैं, आपको कौन से भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो भैया जो जिस भगवान को ज़्यादा मानता होगा उस बादल में उन्हीं की प्रतिमा उनको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या होता है, ये सीधे सीधे इसको माप नहीं सकते। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इस सेंटेंस को आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा। ये क्या कह रहा है भाई कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये कैसे? ये ऐसे संभव है कि मान लो कि आप टीचर हो गए और आपके बच्चे भी क्या हैं, अगर आप अध्यापक, आपके हस्बैंड अध्यापक, चाहे इंजीनियर चाहे डॉक्टर जो भी हैं, तो आपका तो मतलब माइंड अच्छा चल रहा है। तो जो माँ बाप के लक्षण होते हैं वही तो बच्चे के अंदर जाते हैं कि नहीं। तो आप सोचेंगे कि हमारा बच्चा हमारी तरह क्या होगा, उसका ब्रिलियंट दिमाग होगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन भैया होता क्या है कि आप जब भैया ज़्यादा अमीरी में पैसा ज़्यादा दे दिए बच्चे को, तो पता चला कहीं ठेके पे पकड़े जाएगा। ठीक है, कहीं दोस्तों के साथ गांजा फूकता हुआ पकड़ा गया। अब पकड़ने के जब कुटाएगा उसी में क्या है कि आप ध्यान नहीं देते, कोनो बड़का कांड करेगा, कांड करने के बाद वो चला गया कहाँ, जेल में, तिहाड़ जेल में चला गया तो और बढ़िया। तो वहाँ पे जब रहेगा भैया, तो आप अगर बढ़िया हैं, आपका मानसिक संतुलन अच्छा है, तो आपके बच्चे का संतुलन अच्छा होगा, मान रहे हैं, अनुवंशिकता लक्षण है। लेकिन जब वो जेल में चला गया तो वहाँ उसको सीखने के लिए कुछ नई चीज़ मिलेगी नहीं, न उसको पढ़ने की किताबें मिलेंगी, न उसको नए नए लोग मिलेंगे, न नए नए ज्ञान मिलेंगे। तो इसका विकास संभव नहीं है ऐसी स्थिति में। तो हम कह सकते हैं कि जिन अच्छा होना, मतलब जो बीज है ना, बीज अच्छा होना जरूरी नहीं है। बीज को जहाँ बो रहे हैं वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, उसका डेवलप होगा, नहीं तो होगा नहीं। पता चला 600 रुपया 800 रुपया किलो बेहंग लेकेला और उसरे में छीट दला जामी, नहीं जामेगा। तो मतलब इन्वायरमेंट भी उसके लिए अच्छा होना चाहिए, तभी वो विकास करेगा, नहीं तो विकास नहीं करेगा। आप चाह रहे हैं बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, तो वैसा माहौल बनाइए भी अपने घर का, वैसे लोग में उठक बैठक करिए, वैसे लोगों के बीच में बच्चों को ले जाइए, ऐसे लोग से उनका संपर्क करवाइए, जिससे क्या है उसके आसपास जो फोटो चीज़ें हैं, फोटो लगाइए, को डेकोरेट जो भी चीज़ें कर रहे हैं कुछ उसी से रिलेट करके रखिए। जो भी मूवी दिखा रहे हैं, गाना सुना रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, वो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करिए, तब बच्चा का दिमाग काम करेगा कि नहीं हमको यही करना चाहिए। अगला क्या कर रहा है कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। जब यहीं पे लिख गया है कि विकास का क्रम क्या होता है, निश्चित होता, तो नहीं कह सकते कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, कहेंगे। वृद्धि केवल परिणात्मक होती है, मतलब केवल इसको माप तोल सकते हैं। विकास एक निश्चित प्रणाली है। तो देखो ये तो पहले ही कहते दिशा निश्चित हो गई तो निश्चित प्रणाली तो हो गई, लेकिन फिर भी मैं इसलिए डाल दिया हूँ, कभी कभी ऑप्शन में हूबहू यही लाइन लिखा हुआ मिल जाता है। ये कह रहा है विकास एक निश्चित प्रतिक्रिया की ओर होती है, मतलब विकास हमारा मतलब कोई चीज़ सीखना होता है तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ रिएक्शन करते हैं। प्रतिक्रिया मतलब होता है कार्य को करना। यहाँ तक चीज़ें आपको हूबहू बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ये था हमारा विकास और वृद्धि का अंतर। अब आते हैं कुछ इसके आयाम के बारे में बात करते हैं। अच्छा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित मतलब होता है भैया कि आप तो कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन आपको रोकत है,
आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन कौन रोक रहा है आपको उस काम को करने के लिए, इसी को कहते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किसी काम में जो बाधा आपको डाले, जो आपको रोकने की कोशिश करे, वही हमारा क्या कहलाता है? कारक। कौन से कारक? प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, एकदम ध्यान से, स्वतंत्र से, एकदम बस ध्यान से सुनेंगे भैया ना, एकदम चीज़ें साफ साफ समझ में आएंगी आपको। ज़्यादा लिखा हुआ नहीं कुछ डिफिनेशन में, बस बातें जो हैं वही अगर आपको दिमाग में गूंज गई, बैठ गई ना, तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, सॉल्व होगा एकदम चुटकी में। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इसने कहा कि आंतरिक कारक और एक होता है बाह्य कारक। आंतरिक मतलब होता है जो हमके अंदर क्या हो, जो हमारे अंदर हमको क्या करे, डिस्टर्ब करे, तो कि भैया ये काम ना करेंगे। जो आपको अंदर डिस्टर्ब करें कि भैया आपको ये काम नहीं करना है, उसे क्या कहेंगे? आंतरिक कारक। अब बाह्य मतलब जब बहरे से मन कर था कि हम जाए का आज रंगला देखें, लेकिन बाबू दुवरिया पर खड़ा हुआ डंडा लेके, ठीक है, मन है कि जाएं, लेकिन बाबू दुवरिया का डंडा लेके खड़ा, रोको तो भैया जाए के ना, अगर गेले ताज टंगरी तो तोड़ जाए। तो ये क्या हो गया? बाह्य कारक। किसी काम को करने के लिए जब बाहर से कोई आपको रोकता है तो उसे बाह्य कारक कहते हैं। और किसी काम को करने के लिए आप अंदर से प्रेरित होते हैं, उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको एक हलचल से मची होती है कि नहीं भैया हमें करे क्या, तो आपको क्या कहलाएगा? वो आंतरिक कारक कहलाएगा। आइए, अब दो तरीके से होता है, एक होता है संवेगात्मक कार्यक्रम, एक क्या होता है? संवेगात्मक कारक। ये क्या होता है? आंतरिक होता है। हम अंदर मतलब कोई हमको अगर कोई काम कर रहे हैं भैया, अगर 2 बार कोई डांट दिया, आप क्या करें? कोई काम कर रहे हैं, 1 बार कोई डांट दिया, 2 बार कोई डांट दिया, पड़ोसी बोल दिया, रिश्तेदार बोल देंगे, हे बाबू तोरे बस करना है, रह दे, बहुत मेहनत कर ले। 4 बार अगर कोई ऐसे बोल दिया तो 5वें बार आप खुद सोच लेंगे, लगा था हमसे सही है, हम ना हुई। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से एक बार अपने आप को डीमोटिवेट कर दिए कि अब ये हमसे नहीं हो सकता, ये हमसे बड़े हैं, ये हमसे बड़े हैं, इन्होंने किया है, ये अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब हम नहीं कर पाए तो तुमसे कैसे हुई। तो आप भैया ये सब क्या है, आप डीमोटिवेट हो गए, आप नेगेटिव थॉट में चले गए कि जब उनसे नहीं होगा तो मुझसे क्या होगा, तो आप जो है सैड में चले जाते हैं। मतलब तो संवेग मतलब जो सुख दुख जो क्रोध होता है ना, वो भी कभी न कभी आपका कारक बनता है। अब होता क्या है कि जब आपको कोई चीज़ सीखना होता है ना भैया, तो अपने संवेग को थोड़ा सा कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब आपको क्या करना है, किसी को सीखना है, आप मान लीजिए क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट आपको सीखना है, ठीक है ना, आपको खाना बनाना सीखना है, मान लीजिए कोई भी काम अगर आपको करना सीखना है तो उसमें परेशानी तो भैया 100% ही आएगी। अगर आप कोई मैं ही मान लो जी आपको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप किसी बात में गुस्सा आ गया, हम आपको डांट दिए, तो आपका संवेग एकदम उभर के बाहर आ गया कि इनकर कैसे हम पैसा देते कि मजाक है, पैसा देने पढ़ाओ तो डांटे पे थोड़ी देने। तो मतलब ऐसा अगर जोश में आप आ जाएंगे बाहर तो क्या होगा, मतलब संवेग आप अपना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरे दिन हम ताव में कहे बाबू आई 2000 रुपये ले जो घरे, ठीक है, तो उस दिन क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका आंतरिक कारक जो क्या है आपको खराब कर देगा, आप कहीं ना कहीं विकास आपका हो नहीं पाएगा। अब होता है ये वंशानुक्रम, और क्या होता है वंशानुक्रम कारक या अनुवंशिकता कारक। मतलब ये दोनों एक ही है, एक तरह से देख लीजिए, वंशानुगत वंशानुक्रम दोनों एक ही एक तरह से। ये क्या होता है कि जो माँ बाप के द्वारा जो लक्षण होते हैं वो उनके बच्चे के अंदर जाते हैं जो माँ बाप का लक्षण होता है वो उनके बच्चे के अंदर क्या होता है, जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ये भी कभी न कभी क्या करता है, आपको डिस्टर्ब करता है। मान लीजिए कोई विकलांग हो, किसी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है, मेंटली कोई डिस्टर्ब हो, हस्बैंड वाइफ दोनों किसी न किसी तरह से क्या थोड़ा सा माइंड से कमज़ोर हो, शरीर थोड़ा सा क्या हो नाजुक हो, मतलब एक्टिव ना हो बॉडी उनकी, तो उनके जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। उनका भी दिमाग थोड़ा क्या करेगा, स्लो काम करेगा, जिससे उसको सीखने में क्या होगी, परेशानी हो सकती है। तो इसे हम कहें क्या, आनुवंशिकता या आनुवंशिक कारक या वंशानुक्रम कारक। ये वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले होते हैं। कुछ लोग मतलब होते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके दादा होंगे, तो दादा अगर कमज़ोर रहे होंगे तो उनके बेटे थोड़ा सा कमज़ोर वो भी नजर आएंगे, लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे तो अपने को चेंज कर सकते हैं, लेकिन असर तो कुछ न कुछ रहेगा। जैसे होता है ना कि जैसे एक हीमोफीलिया रोग होता है जो आनुवंशिकता लक्षण वाला होता है कि जो जब माता गर्भावस्था में होती हैं तो जो आहार वो लेती हैं वो उनके बच्चे में जाता है, तो जो उनके रोग है भैया उस बच्चे में भी जाएगा। तो जिस रोग से ग्रसित होगी बच्चा भी उससे क्या होगा, ग्रसित होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको आंतरिक कारक है जो आपको अंदर अंदर डिस्टर्ब करेगा, आपको विकास करने में कहीं ना कहीं बाधा देगा, कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा। दूसरा है शारीरिक कारक। अब भैया क्या होता है कि शारीरिक कारक भी हमारा आंतरिक कारक होता है। शारीरिक कारक है ना, शारीरिक कारक, बुद्धि कारक,
सामाजिक प्राकृतिक कारक, मतलब कभी कभी समाज वाले भी क्या है, हमको इतना कह के निकम्मा कह के, इतना भैया निकम्मा कह के, इतना निकम्मा कह दिए कि हम क्या है गाँव छोड़ के भागे दिल्ली कमाएँ, तो कमो खत्म करो इसे। तो ये भी कहने का क्या है, आपका आंतरिक कारक है। और बुद्धि कारक मतलब वही बुद्धि, अगर आपका दिमाग अगर स्लो काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आप 4 बच्चे को हम एक साथ बढ़ा रहे हैं, 2-3 मिला बढ़िया कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो जीन आपके अंदर आए कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि का कारक मतलब आप जो बुद्धि, आपका दिमाग जो क्या स्लो काम कर रहा है, मतलब अपने पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं। शारीरिक कारक मतलब शरीर को आप अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं भैया बाह्य कारक, बहरे से ये रोकत होके। भौतिक वातावरण, आप खूब तुम्हारा मन करते पड़ेगा, ठीक है ना, आपका मन बहुत कर रहा है कि नहीं भैया एकदम 4-6 घंटा का 10 घंटा पढ़ा, आज जौनी दिन तो खूब मौसम बनोला पढ़ले के, जैसे ही किताब लेके बैठला तले पड़ोसी में बरात आ गई, मौसम बनोले हो कि नहीं खूब पढ़ेगे तले पड़ोसी में बरात आ गई, वो जब मन साल में खूब डीजे बतौला रात के 3 बजे ले, आप तो पढ़वा ना खूब। ये क्या हो गया, ये भौतिक वातावरण, मतलब कुछ चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो भी क्या करती हैं, हमें बाहर से डिस्टर्ब करती हैं, जिससे क्या है कि हम, हमारा ध्यान जो है पढ़ाई में अच्छे से लग नहीं पाता, हम चाह के भी पढ़ाई नहीं कर पाते, जिससे हमारा विकास नहीं हो पाता है। अब ये कह रहा है शिक्षा भी हो सकता है भी आपका भौतिक वातावरण, आपका शिक्षा मतलब जो चीज़ पसंद ना, जैसे आप 9th में गए, जैसे आप 10th में गए, बाबू को नहीं तो साइंस साइड पढ़े के, हाँ हमके मैथ होता ना बा, पढ़वा ना याद होता है, अब गणित कहाँ से लगाई, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं, हम मैथ से पढ़े हैं, तुम्हारी मम्मी मैथ से पढ़ी, देखो तुम्हारा भाई भी मैथ से पढ़ा है, तुम पागल हो क्या, घर की बेइज्जती कराओगे, दिमाग उमाग काम कर रहा है, कोनो इज्जत नहीं है, जो कह रहे करो, 3-3 टाइम कोचिंग कर बाबू, लेकिन तुम्हें पढ़े का मैथ। अब उसी में क्या होते हैं आप, मन लगबे नहीं करी, जो चीज़ हमको पसंद है नहीं हो वो अनपच हो जाएगा। अगर हमको भैया चावल इसमें मन नहीं कर रहा है खाने का, ज़बरदस्ती चावल खिया दा, या तो पेट खराब या तो उल्टी कर दबा, तो समय भी बर्बाद हो जाएगा, खाना भी नहीं पचेगा, तो ऐसे में ध्यान देना चाहिए। संस्कृति, कभी कभी आपकी संस्कृति भी आपको रोकती भैया, संस्कृति बाय कर रखे कि भैया हाँ हमारे समाज में कहा गया है कि लड़कियों को 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, अब बाजार तो कतई नहीं जाना है, और जाना है तो हफ्ते में खाली एक बार वो माई के साथ है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति जो है ना, संस्कृति भी आपको कहीं ना कहीं रोकती है, जो आपका समाज है कहीं ना कहीं वो भी कहता है कि नहीं मेरे समाज में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जैसे कि शुरू में सावित्रीबाई फुले जब टीचर बन के आई तो उनको बहुत रोका गया ना कि महिला कैसे टीचर हो जाए भैया, महिला कौन टीचर काम, आदमी ना से पढ़ाओ था। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, आपकी संस्कृति भी आपको रोकती है कि आप इस जाति से आ रहे हैं, इस धर्म से आ रहे हैं, आप इस चीज़ से आ रहे हैं तो आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फला ढका, ये सब बकवास है भैया। कहीं ना कहीं आपको विकास को प्रभावित कर रहा है और आप सीख नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सामाजिक नीतियाँ, अब गांव में मोहल्ला में सब अपना अपना समाज छोटा छोटा होता है, उसकी भी कुछ नीतियाँ होती हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, इस नियम कानून का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो कल से भैया तुम्हारा मरेगी जो ना लग जी खेते में, गांव में तो क्या आवे कि ना। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक नीतियाँ भी होती हैं, वो भी क्या करते हैं हमें प्रभावित करते हैं। कभी कभी लिंग भी हमें प्रभावित करता है कि लड़की हो तो तुम यही करो, और लड़के हो तो तुमको ये करना है, लड़की हो तुम यहाँ नहीं जाना, तुमको रिश्तेदारी में कहीं नहीं होता, हाँ लड़की को वहाँ कौन काम है, घर में जो लड़का हुआ जाए नहीं होता लेकिन वहाँ, तो कहीं ना कहीं इससे भी विकास रुकता है। अगर लड़की जाती वहाँ निमंत्रण लेके मान लीजिए तो ज़्यादा लोग से मिलती कि नहीं, ज़्यादा लोग से मिलती है, उसका हाव भाव होता, देखती नहीं लोग कैसे कैसे पहन के आए हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसे उनके खाने का स्टाइल है, कैसे उनके पहनने का स्टाइल है, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं लोगों से, तब वो भैया कुछ सीखेगी। तो कहीं ना कहीं लिंग भी आपको प्रभावित करता है, क्या करने पे, सीखने पे। आयु भी होता है, आयु क्या होता है, आयु में भी आपका ये होता है कि अगर 5 बड़का हो 20 साल के बच्चा हो तुम, अगर कहीं से गलती से घुस गल 10 साल वाला है, तू कहाँ रे बाबू बाहर निकल, इमें तो ना, ये अलग बात है, इमें तो कहना खड़ा होकर क्या। तो कहीं ना कहीं आपकी आय भी क्या करती है, आपको प्रभावित करती है, क्या कहीं ना कहीं रोकती है। आपके पास अथाह ज्ञान है, आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि आपको वो ऐसा समाज नहीं मिल पा रहा है, आपको क्या करें, उस समाज वाले आपको बाहर निकाल के फेंक दे रहे हैं, जो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा सीखना है। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती अपने से बड़े से करो, तभी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अगला कह रहे पोषण, पोषण का मतलब होता है अगर दाल भात दिया खई बात एक दिन टाइफाइड मलेरिया हो जाए, जैसे मच्छर उच्छर काट ली, तबीयत खराब हो जाए, तो जिससे विकास आपका क्या होगा, रुक जाएगा। तो आपको खान पान पे विशेष ध्यान देना है, एकदम शुद्ध खाना खाना है, जो दाल चावल रोटी सब्जी हो रही। अब फालतू में फुल्की चाउमीन या और उठो क्या वाला हो, जो ललका ललका जो वाला हो, जो सिकिया को खाया जाला, क्या कहते हैं उसको, मंचूरियन, हाँ यही सब खाएंगे तो पेट में वही क्या होगा,
आपका किडनी वाला जो है ना, किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगा, और जब किडनी मसाला को फिल्टर नहीं करेगा हो जाएंगे पथरी के मरीज। अब पथरी जब काट के निकाला जाए तो चीर के उतना दाग बना दिए सब। तो इसीलिए खाने पीने में भी आपको विशेष ध्यान देना है। ये चटक मटक जितना खाएंगे जितने उतने चटक मटक से जल्दी से लटक जाएगी, ठीक है। जितना चटक मटक खाएंगे उतना जल्दी लटक जाएंगे। तो शुद्ध भोजन, अच्छा भोजन लीजिए जिसमें तेल मसाला ऑयल थोड़ा कम हो, जिसमें कि जो कि फार्म में ज़्यादा तैयार ना की गई हो। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, लड़कियों का विकास जैसे 10-12 साल का होता तो पता नहीं चलता था। जैसे बॉयलर मुर्गा के लोग क्या होता है, अगर आपकी लड़की अगर 10-12 साल की अगर दिख रही है, 16 साल की, अगर 17 साल की दिख रही है उसके बॉडी के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं भी आप पता है मुर्गा खुद दबा क्या होता है। वो कौन वाला? बॉयलर वाला। आप सोच रहे हैं कि सुइया तो के लगा तो वही बढ़ रहा है ना, तो जो उसको खाएगा वो भी तो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको पड़ रहा है केमिकल का, लेकिन आपको बस पता नहीं चल पा रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। बीमारी या चोट, आप पढ़ने में पहले बहुत अच्छा थे, अचानक से हो गया एक्सीडेंट, हेलमेट ना लगो वाला कपार गल कुछ आए, ठीक है। तो ये जो ना ये जो तार और जो इसमें जो ये होता है ना रीढ़ की हड्डी, इसमें जो तार और फैलाया गया उसमें से तार एक छूट गया, और तार जब छूट गया तो आपका दिमाग क्या करेगा, कम काम करेगा, जिससे आप ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए बीमारी और चोट भी आपको कहीं ना कहीं आपके विकास को प्रभावित करती है। अच्छा, विद्यालय भी होता है। अब विद्यालय में भी आज के ज़माने में कहीं कहीं पहले तो लोग करते थे, ठीक है, समझ में आता था। आज के ज़माने में भी जाति धर्म, अरे इनकी पढ़ाई, ये सबको क्या करेंगे पढ़ के। तो ये सब भी अभी भी कुछ न कुछ जगह पे अभी भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी विद्यालय, और विद्यालय तो ठीक ठीक, उससे ज़्यादा जो है विद्यालय का जो शिक्षक होता है उसका व्यवहार तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर टीचर का व्यवहार सही ना हो, अगर पढ़ाने की नीयत से ना हो, तो क्या है आपका विकास उस समय भी रुक सकता है। अब लाख कोशिश करिए, वो पढ़ाएगा ही नहीं, सीधे कहेगा अरे हम तो सरकारी हैं। देखा भैया तुम लोग ऐसे मत करिए ठीक है, हम तो सरकारी, तुम पढ़वा चाहे मत पढ़वा, हमारे तो 50,000 40,000 80,000 होता है, ठीक है। तो आप लोग दिमाग में ये मत रखिए, ये कहीं ना कहीं आप तो निकल जाएंगे, लेकिन जो अगली आने वाली पीढ़ी है, आप अकेले गलती करेंगे, लेकिन भुगतान जो 200 400 500 लेकर जो आपके नीचे पड़ रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। और जब उनका नुकसान होगा तो उनकी जो फैमिली 5-5 की भी होगी, 3-3 की भी होगी, उनका भी नुकसान होगा। लेकिन आपको बस लग रहा है कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्या जाता है। भैया आप नहीं पढ़ा रहे हैं ना, तो जितना भी अगर आपके ग्राम सभा में 500 आदमी हो ना, तो 100 आदमी खराब करने वाला काम पहले तोहरा है। तो आपको थोड़ा शिक्षा का व्यवहार बहुत मायने रखता है कि अब एक और इसमें कह सकता है कि पढ़ाइयाँ कम कुटियाँ ज़्यादा, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा का व्यवहार है, जिससे उनका पढ़ाने का आज मन नहीं है। याद है, चलिए ज़रा तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। अभी पढ़ाए भी नहीं उधर पहले ही अब 2 बार से बाहर जरिए कपार खजुए तुरंत पीटे स्टार्ट तो ये शिक्षा का व्यवहार भी कहीं ना कहीं आपके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक चीज़ आपको यहाँ से देखने की मिलती है भैया एक चीज़ मिलता है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, बस एक बार आप तक पूछा गया है, आप इसको नोट करके रख लीजिए कि क्रांतिक अवधि किसे कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। क्रांतिक अवधि 2 वर्ष के बाद की अवधि को कहते हैं। 2 वर्ष के बाद की अवधि को क्रांतिक अवधि कहते हैं। अवधि मतलब टाइम पीरियड बता रहा है, समय बता रहा है कि कहते हैं। अब आ जाइए भैया विकास के सिद्धांत। अब विकास कैसे कैसे मूव करता है, इसके सिद्धांत क्या है, और किस किस नियम पे, किस किस चिन्ह पे, किस किस पद पे चलता है, क्या इसका नियम है, क्या कानून है, कैसे आपका विकास होता है। तो इसमें पहला लिख रहा है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता तो आपको एक बार पढ़ाएंगे, वो एक टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा बस वैयक्तिक विभिन्नता को समझाएंगे, क्योंकि समझाना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस समझेंगे। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि जी धरती पे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, चाहे भैया कौन जुड़वा लड़का क्यों ना हो, अगर कोई जुड़वा लड़का क्यों ना पैदा हो, फिर भी उसके अंदर क्या पाई जाएगी, वैयक्तिक विभिन्नता। आप कहेंगे वैयक्तिक विभिन्नता का तो बतेवा नहीं किया। देखिए, किसी न किसी आधार पे जब 2 लोगों में पाई जाए भिन्नता, किसी न किसी आधार पे, कोई भी हो सकता है, क्या हो सकता है, खान पान, रहन सहन, उठक बैठक, सोचने समझने की शक्ति, रुचि, जिज्ञासा, मतलब चाहे पैर हो, चाहे बोलने की बात हो, चाहे खेलने कूदने, मतलब किसी न किसी आधार पे जब 2 लोगों में पाई जाएगी भिन्नता तो उसे कहेंगे वैयक्तिक विभिन्नता। चाहे वो खेलने के तौर तरीके से, भले 5 क्रिकेटर हैं लेकिन 5 बढ़िया खेलते हैं, फिर भी उनके खेलने का तौर तरीके में कुछ न कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता। 2 बच्चे भले ही एक साथ जन्म
क्यों न लें, फिर भी उनके अंदर क्या पाई जाएगी, व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाएगी। तो हम कह देते हैं कि बाल विकास का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहता है व्यक्तिक विभिन्नता, मतलब जब ये अच्छा हमको एक बात बताइए, जब दो लोगों में पा गई भिन्नता, तो जब दोनों लोग में सोचने समझने की क्षमता अलग अलग है भैया, तो विकास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सीधा समझ में आ गया। तो प्रत्येक व्यक्ति में विकास अलग अलग दर से होता है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि दूसरा आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, दूसरा कह रहा है कि असमान गति का सिद्धांत। अब असमान मतलब क्या होता है, मतलब जो समान ना हो। आज हमने कुछ सीखा, कल जरूरी नहीं कि आप इतना कल भी सीखेंगे, और ये जरूरी नहीं कि परसों भी आप इतना ही सीखेंगे। तो मतलब इसे कहते हैं असमान गति का सिद्धांत। आज कुछ आप अभी देखिए, आप पढ़ रहे हैं इस समय तो ज़्यादा सीख रहे हैं, अभी सो जाएंगे तो कम सीखेंगे, तो क्या कहलाएंगे कि जो हम सीखते हैं, जो हमारा विकास होता है, ये असमान गति से होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी असमान गति से होता है, लगातार होता है लेकिन असमान गति से होता है। तीसरा कह रहा है कि जटिल, तीसरा क्या कह रहा है आपको, सरल से जटिल का सिद्धांत। सरल से जटिल का सिद्धांत ये कहता है कि पहले हम जो थोड़ा सा सरल मतलब जो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं हमारे लिए थोड़ा आसान हो। सरल मतलब क्या हो, आसान। तो पहले हम आसान चीज़ों को सीखते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले हम आसान चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कठिन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले हम आसान चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आसान हम ये कह सकते हैं, अगर आप फीमेल एक खाना बना रही है तो पहले क्या करेंगे, आप रोटी बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे, रोटी बनाना सीखेंगे। तो रोटी बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन भैया वो यहाँ आलू की पूड़ी बनाओ पड़िए और दाल का बनाना पड़ जाए तो पता चलल कि जैसे आलू तो बहरे और रोटी एक तरफ, तो क्या होगा कि ये कह रहा है कि सरल से जटिल, पहले आप रोटी बनाना सीखिए, फिर उसके बाद आप क्या सीखेंगे, आलू वाली पूड़ी बनाना, फिर इसके बाद दाल वाली पूड़ी बनाना। ये सब धीरे धीरे सीखेंगे। पहले सोहारी छाने सीखा, फिर एक बाद ठोकवा, तो ये क्या कहलाएगा, सरल से जटिल का सिद्धांत। अच्छा, अंतर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है, अंतर संबंध का सिद्धांत ये कहता है भैया कि जो चीज़ हम सीखते हैं, जो भी चीज़ क्या करते हैं हम सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होता है। आप जब रोटी बनाना सीख गए, उसके बाद जब आप पूड़ी बनाना सीखें, तो कहीं ना कहीं रोटी से पूड़ी का संबंध है। क्या संबंध है, आटवा सेम है, आटा क्या है, सेम है, तावा सेम है, बस उसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, आपका आलू आ गया है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है अंतर संबंध, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वह हमारा जो है पिछले पूर्व ज्ञान से कहीं ना कहीं क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसी कहते हैं अंतर संबंध का सिद्धांत। जो भी हम प्रोग्रेस करते हैं, अगर मान लीजिए आप सीटेट दे रहे हैं ना, तो क्या सुपर टेट में बदल जाएगा आपका, नहीं। आप जब सीटेट में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, सीटेट में शिक्षण पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी शिक्षण जब आएगा आपका सुपर टेट में, तो कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता रहेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, अंतर संबंध का सिद्धांत। कुछ लिखा नहीं है किसी एक भी, ये सब नियम में कहीं आपको डिफरेंशन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपको भैया इसका डिफरेंशियल लिख के दे दूंगा। अगर आपको तकलीफ लग रहा है, अगर भैया तकलीफ लग भी रहा है तो आप नोट कर लीजिए ना, मैं इतना आराम से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिए, लेकिन इतना आसान नहीं समझ में आएगा आपको एकदम से। लिए बहुत आसान भाषा में बता रहे कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। अगला कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत। और जो विकास होता है भैया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या होता है, निरंतर, ये लगातार क्या होता है, चलता रहता है। और क्या होता है, ये निरंतर मतलब लगातार चलता है। समीप से दूर का सिद्धांत, पहले हम पास की चीज़ों को समझते हैं, फिर इसके बाद दूर की चीज़ों को, पास की चीज़ों को फिर दूर की चीज़ों को। पहले हम माई बाबू का नाम जानेंगे, फिर अगवारे पिछवाड़े के चाचा और फुआ का नाम, ठीक है, दादा और दादी का नाम, फिर इसके बाद पूरे गांव का नाम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या डालेंगे, पूरा गांव का नाम, गांव के बाद पूरा मोहल्ला, फिर आसपास के गांव का नाम जानेंगे, फिर इसके बाद अपने ब्लॉक का नाम जानेंगे, फिर जिला का नाम जानेंगे, फिर यूपी का नाम। मतलब ऐसे क्या करेंगे, पहले अपने आसपास की चीज़ों को सीखते हैं, फिर उससे दिन उसके आगे बाहर तक चीज़ें को हम सीखते हैं। तो कहेंगे समीप से दूर का सिद्धांत। पहले हम पास की चीज़ों को सीखते हैं, और ये हमारा इसमें भी होता है, ये हमारा शरीर में भी होता है। जब लड़का पैदा होता है भैया, तो जब उसको भूख लगता है तो पहले पूरा हाथ पीटी या क्या पीटेगा, पूरा पैर, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो उंगली को चलाना स्टार्ट करता है। पहले पूरा हाथ चलता है, फिर इसके बाद में उसकी उंगली चलती है। देखेंगे तो हमेशा मुट्ठी ऐसे बंधी रहती है, उंगली बाद में। तो जो शरीर के एकदम मध्य भाग से जो करीब होता है, तो जो शरीर का मध्य भाग है, जो इसके
करीब है, पहले ये उसके ज्ञानेंद्रिय मतलब ये उसके पार्ट जो है मूव करना स्टार्ट करते हैं, फिर देन लास्ट में क्या होती है, उंगली चलाना स्टार्ट करता है। तो कहेंगे समीप से दूर का सिद्धांत। अगला कह रहे चक्राकार और वर्तुलाकार। ये जो होता है विकास चहुमुखी होता है, चारों तरफ एकदम चलता है। ये नहीं कि आपका एक तरफ हो रहा है, चहुमुखी होता है। वर्तुलाकार मतलब इसका चारों तरफ से फैलाव होता है, जैसा सर्कल बनता है चारों तरफ, ऐसे ही एक चुंबक ले लीजिए और लोहे की कहीं बुरादा फेंक दीजिए। लोहे के बुरादा कहीं फेंका गया है, आप बीच में चुंबक रख दिए, देखिए जितना दूर का दायरा उतना दूर के चुंबक को क्या करेगा, बटोर के तो सर्कल बना देगा। तो कहेंगे वर्तुलाकार का सिद्धांत। ये चारों तरफ क्या है, चक्राकार, चारों तरफ से आपका विकास होता रहता है। ये नहीं कि आप बस पढ़ रहे हैं सीटेट तो सीटेट में बस जितना सीख रहे हैं यही है, ये आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं उपयोगी है। तो कहीं ना आपका एक्स्ट्रा विकास हो रहा है कि नहीं, इसीलिए कहते हैं विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। एकीकरण का सिद्धांत, हम एक एक करके सीखते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक करके सीखते हैं, ठीक है ना। पहले ये नहीं कि एक ही बार में कोई चीज़ हम सीख लेते हैं, एक एक करके सीखते हैं। जैसे आप कोई भी काम करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक एक, जैसे पहले गोला बनाएंगे तो गोला बनाना सीख लेंगे, फिर डंडा, फिर लटकन, फिर पटकन। तो एक एक करके क्या कर रहे हैं, हम क बनाना सीखें। आप पहले क्या किए, बाल्टी के पानी लेके ले भैया रोज धोने के घर में। फिर इसके बाद क्या करें, मम्मी का नहीं भैया 2 डब्बा निकाल दा, तल्ला भैया 2 डब्बा लेकर चाउर निकाल देना, 2 लोटा पानी डाल दा कुकर में, ला भैया 2 लोटा पानी डाल दिया। तो एक एक करके सीख रहा है। पहले उसको 10 दिन कहेंगे पानी ला कर रख दिया करो खाना बनाने के लिए, फिर 10 दिन कहेंगे 2 डब्बा चावल लेके धो के रख दिया करो, धो के रख दिया करो। तो एक एक करके सीख रहा है, फिर बाद में चावल बनाना सीख जाता है। ऐसे रोटी बनाना एक एक करके क्या करता है, वो सीख जाता है। तो क्या कहेंगे, एकीकरण का सिद्धांत, एक एक करके। पहले भैया 1 पास करा, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, आप करिए सीटेट, तब उसके बाद सुपर टेट। तो कहेंगे एकीकरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतर क्रिया का सिद्धांत क्या कहलाता है, इसको ध्यान समझिए। कुछ देर पहले मैं आपको ऊपर बताएं कि बीज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर जहाँ पे उसको छींट रहे हैं, अगर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ ना हो, वहाँ का वातावरण अच्छा ना हो, तो बीज क्या है, कभी फल नहीं देगा, तो पौधा ही नहीं बन पाएगा, तो फल कहाँ से देगा। तो इसीलिए कह रहा है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतर क्रिया, जहाँ पे अगर बढ़िया बीज है और वहाँ का इन्वायरमेंट भी उस बीज के अकॉर्डिंग है, तो समझिए पौधा का विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो मतलब जैसे आपके जीन आपके बच्चे के अंदर हैं, तो वैसा अगर बच्चे को आप इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चा और बेहतर कर पाएगा। आपको अच्छी तरह पता है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बच्चे के अंदर 10 बौद्धिक क्षमताएं होती हैं और उसी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है जिसका उसे क्या मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है। तो आपको अपने बच्चे को जो बनाना भी है वैसा आप उसको क्या दीजिए, इन्वायरमेंट दीजिए। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है भैया, गाय का बच्चा गाय की तरह सोचेगा, हाथी का बच्चा हाथी की तरह सोचेगा, और इंसान का बच्चा इंसान की तरह सिमिलर सोचेगा। इसको कहेंगे क्या, समान प्रतिमान का सिद्धांत। सेम प्रतिमा दिखने वाले जो जीव होते हैं उन्हीं के तरह वो भी रिएक्ट करते हैं, वैसा वो भी काम करते हैं। अविलोम्यता का सिद्धांत क्या कहता है, अविलोम्यता का सिद्धांत ये कहता है भैया, अविलोम्यता, अविलोम्यता मतलब अपलटावीपन। तो मतलब जब आप किसी, आपका जो विलोम्यता का सिद्धांत क्या कहता है कि मतलब अगर आपका विकास एक बार हो गया, मतलब जो चीज़ें आप सीख लें, अगर आगे निकल गए तो वापस आप नहीं आ सकते। अगर भैया बाँसे का दतुन रोज करत रहला, पहले नीब का दातुन रोज आप कर रहे थे करना, अगर एक बार नीब का दातुन, अगर बाँस का दातुन हाथ से छूट के बरस आ गए तो दोबारा क्यों नीब का दातुन दी तो माथा खराब है। कहीं रिश्तेदारी में अगर चले गए दोबारा थमा ला भैया नीब का दातुन, अरे यार ऐसा आप रिएक्ट करेंगे जैसे लगता है कि जीवन में पहली बार तो के दातुन करके मिलल है। तो ऐसा नहीं हुई, इसीलिए होता है अविलोम्यता का सिद्धांत। एक बार किसी एक पॉइंट से अगर आप आगे निकल गए, वापस उस पॉइंट पे आप नहीं आ पाएंगे, तो इसे कहेंगे अविलोम्यता का सिद्धांत। एक बार आपका उम्र गुजर गई तो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है, इसलिए समय रहते दिमाग लगा लीजिए, वरना फिर दिमाग लगाने वाले दिमाग लगा देंगे आप पे। अगला क्या कर रहा है कि निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत मतलब विकास भविष्यवाणी इसमें कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भैया, हमको पता है कि पियाजे हम लेवाइगोस्की लॉरेंस को हलवा लोग बता दे लोग पहले ही से कि इस अवस्था में इतने एज के अंदर ये चीज़ें क्रियाएं होती हैं। तो हम भविष्यवाणी का सिद्धांत कहते हैं कि इसमें हम कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 5 साल का लड़का तो इसकी हरकत क्या हो सकती है, 7 साल का लड़का तो इसकी हरकत क्या हो सकती है, ये कैसे सीख सकता है, किस चीज़ में इंटरेस्ट ले गया, ठीक है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा भविष्यवाणी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कहेंगे भविष्यवाणी का सिद्धांत। आप भविष्यवाणी में इससे पता कैसे करेंगे, आप पढ़ रहे सीटेट, हम पढ़ा रहे हैं, आप हमको पता है टेस्ट 4 बार ले लिए हैं, तो जो टेस्ट में बढ़िया नंबर करेगा तो हम कहेंगे ये तो पास हो जाइए,
इनका सीटेट निकल जाए तो तकलीफ ना है, लेकिन और बाकी लोग को कहा कि देखा अभी गड़बड़ी है कुछ, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसे कहेंगे आप भविष्यवाणी का सिद्धांत, इसी को हम कहेंगे। आप देखिए भैया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हम कर रहे थे वो यही है, यही से आपका हर बार क्वेश्चन आ रहा है। अभी दिखाएंगे आपका, जब इसके बाद प्रैक्टिस सेट का सेशन चलेगा तो प्रैक्टिस सेट जब कल हम करवाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो प्रैक्टिस वाले में आपको हूबहू यही सब देखने के लिए मिलेगा। क्या है पहले ये, इसने क्या कहा, देख क्वेश्चन मेरे पास हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को एक बार मैं करा नहीं पाऊंगा। अभी हाँ ये कर सकता हूँ कि टॉपिक पढ़ा के आपको 15 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, फिर जैसे आपका एग्जाम होगा तो एकदम 50 की प्रैक्टिस चलाएंगे हम लोग पूरा टॉपिक वाइज। एक बार जब 50 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक पर देख लेंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ होगा, एकदम थ्योरी दिमाग में बैठ जाएगी आपको कि नहीं है क्या उसमें। कह रहा है स्थूल गामक कौशल, सकल, इसी का नाम है भैया, इसी का नाम है सकल मोटर कौशल, ग्रास मोटर कौशल और स्थूल गत्यात्मक कौशल, ये इसी का नाम है। ये नाम आप चारों क्या करेंगे, याद करके रख लेंगे। ये कह रहा है जब शरीर के बड़े अंगों तथा बड़ी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है तो उसे स्थूल गामक अधिगम कहते हैं। ठीक है, जब शरीर के हाथ की पूरा घुमावन, पैर पूरा घुमाना, ठीक है, शरीर को देखिए पूरा इसे कर रहे हैं, यहाँ से हाथ उठा रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं पूरा, अगर हाथ को पूरा घुमा रहे हैं तो ये कलाई यहाँ से भी जा रही है, ये भी जा रही है। जब पूरा हाथ मुड़ रहा है, पूरा बॉडी हमारा दौड़ने में मूव कर रहा है, तो किस में आएगा, स्थूल गामक कौशल में। तो देखिए जैसे में रेंगना, आप मिलिट्री वाला बन जाइए, बकैया खींचे छोटे बच्चे की तरह, तो क्या कहलाएगा ये, लात मारना। आप लात मार रहे हैं तो आपका जांग वाला, थाई वाला, उसके नीचे वाला प्लस पैर वाला, 3 मांसपेशियां आपके काम कर रही हैं। तो उसी ने तो कहा कि बड़ी मांसपेशियों का जिसमें उपयोग हो, जिसमें शरीर के बड़े अंगों का उपयोग हो, उसी के हम क्या कहते हैं, स्थूल गामक अधिगम कहते हैं। गेंद फेंकना, गेंद फेंकना होता है हाथ से, लेकिन हाथ के साथ साथ पूरा हाथ क्या होता है, घूमता है। खड़े होकर चलना, आप चल रहे हैं यहाँ से तो हाथ इधर आगे जाएगा, ये हाथ पीछे जाएगा, पैर आगे जाएगा, तो मतलब सभी मांसपेशियाँ क्या कर रही है, हमारी काम कर रही हैं। दौड़ना, कूदना, घुटने के बल चलना, यही सब आएगा आपका, यही है भैया मेन, यही है, यही सब है आपका, यही आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, इससे बाहर नहीं मिलेगा। यह सब क्रियाएं सूक्ष्म गामक कौशल से पहले होती हैं। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो जब उसको भूख लगता है तो क्या करता है, पैर पीटता है, हाथ पीटता है दूध के लिए, पानी के लिए, फिर उसके बाद हाथ चलाना स्टार्ट करता है। तो स्थूल मतलब बड़ी मांसपेशियां पहले आती हैं, फिर इसके बाद सूक्ष्म आती हैं। तो याद रहे कि सूक्ष्म से पहले कौन आएगा, स्थूल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। बस यही है, लास्ट पेज है, एकदम शांति से बस पड़े रहिए यहीं पे। ये क्या कहता है आपको कि सूक्ष्म गामक कौशल, जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज किया जाएगा, उसे सूक्ष्म गामक कौशल कहेंगे। जिसे कहा सुई में धागा डालना, हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना, तो बस इतना ही मेरा कलाई बस यूज हो रहा है। पेंटिंग करना, कैंची चलाओ भैया, कपड़ा काटना, तो क्या होगा, बस इतना यूज हो रहा है मेरा। तो ये किस में आएगा, देख लीजिए। पेपर पे पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े को काटना, ठीक है, या चिपकाना, सुई में धागा पिरोना मतलब धागा डालना, और किसी चीज को पकड़कर उठाना तथा लिखना इत्यादि किसमें आएगा, सूक्ष्म कौशल के अंदर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। शीर्षगामी, शीर्षगामी कहें या चाहे शीर्षाभिमुखी, चाहे मस्तुमुखी, मस्त मतलब खोपड़ी, मस्त मतलब खोपड़ी, सर की बात कर रहा है। तो ये जो होता है सिर से पैर की ओर, कहीं भी आपको लिखा जाए सिर से पैर की ओर तो शीर्षगामी, क्या आ जाएगा आपका, शीर्षगामी। चाहे कह दे ऊपर से नीचे, चाहे कहे सिर से पैर, तो शीर्षगामी। और अधोगामी, और अधोगामी किसको कहते हैं, शरीर के मध्य भाग से, केंद्र से, क्या कहेंगे इसको, केंद्र से बाएं की ओर आपका, देख लेते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, केंद्र से बाएं की ओर, केंद्र से बाएं। और एक नाम आप चाहेंगे तो ये कह सकते हैं शरीर के मध्य भाग से, शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग में कह सकते हैं, शरीर के मध्य भाग से बाहर, ठीक है, बाहर की ओर कह लीजिए। तो आपका एक क्वेश्चन है चिपका उपका वाले में से आ जाए भैया, और आपका एक क्वेश्चन किस में से आ जाएगा, इन सब में से आ जाएगा। ये टॉप आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथ हो गया, लेकिन परेशान मत हुई, यहाँ से आपका 2 नंबर काम क्या हो गया है। अगर आप क्या है, कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, 15 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर भैया वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा
शेयर और थोड़ा कर दिए ताकि और लोगों के पास ये चीज़ें हो जाएं। यहाँ पे आपको कंप्लीट में साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा और शिक्षण भैया जो 75 नंबर बता दे रहे हैं कि आप बस साइकोलॉजी शिक्षण पढ़िए, अगर इतने में से अगर आपका 80 से 90 नंबर ना हो जाए तो फिर कहिएगा। तो ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भैया, क्योंकि डेली मिलेगा वीडियो, तो फिर छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दूर है नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्त चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आए तो ज़्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और आप जरूर क्या करिए। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।